नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपका अपने डीएसआई यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज का अपना टॉपिक पादप पोषक तत्व है। इसका मतलब मैंने पहले लास्ट टाइम छोड़ा था आपके पास है, कोशिका विभाजन मैंने करवा दिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि कुछ एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं जो अपन न्यूट्रिएंट्स को डिटेल से पढ़ने से पहले अपन उनकी जानकारी लेंगे। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं अपनी पिछली क्लास जो थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में जल मतलब ऑक्सीजन कहाँ से अपने को ऑक्सीजन कहाँ से पौधे को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, वो क्वेश्चन दिया था। और मैंने बोला था कि आप इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने किसी का भी मतलब किसी ने भी ऐसा कमेंट नहीं किया हो जिसमें सही आंसर हो या किसी का आंसर हो। तो मतलब अब मैं ही बता देता हूँ, आपने तो उस चीज का आंसर दिया नहीं, अब मेरे को ही बताना पड़ेगा आपको कि अपने जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था आपके पास उसका आंसर मैंने उस टाइम बताया नहीं था। वैसे मैंने पढ़ाते समय उसका आंसर आ गया था अपने पास बोर्ड पे, लेकिन किसी ने भी उसका जवाब अभी तक दिया नहीं मेरे को। तो मैं ही तुम्हारे को भी उसका आंसर बता देता हूँ कि अपने प्रकाश संश्लेषण के समय या फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है अपने को। तो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन मिलता है वो जल के द्वारा। मैंने आपको हिलक विक्रिया पढ़ाई थी, उसमें जल टूट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे थे। तो उन्हें फोटोसिंथेसिस के समय या प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो अपने को जल से मिलती है। और ये किसने बताया था कि ऑक्सीजन जल से मिलती है? एक वैज्ञानिक था जिनका नाम है वॉन नील, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल से प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया अपने पिछली क्लास का जो मेरा मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था आपसे उसका आंसर। और अगर तुम क्लास को अच्छे से मेरे को अच्छे से पढ़ते या फिर उसको ध्यान से वीडियो को देखते तो इसका आंसर जरूर देते। मेरे को लग रहा है कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है मेरे को, तो थोड़ा क्लासों पे ध्यान दीजिए और बार बार इस चीज को रिवाइज कीजिए। सब हफ्ते में अगर एक बार भी आप पिछले वीडियो को या पिछले जो भी मैंने टॉपिक करवाया उनको देखोगे तो आपको मतलब पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई आएगी और वो इजीली आपको याद हो जाएगा। बार बार रिवाइज करने से आपको दिमाग में वो बिल्कुल कंटेस्ट बैठ जाएगा, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। और वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वैसे भी आप सामने आंसर है तो उसको अब अपने आप ही आप टिक लगा दोगे, आंसर सामने होगा तो वो अपने आप ही माइंड में आ जाएगा अगर आपने बार बार रिवाइज किया है तो बेटा मैं आपको बता दूं कि नेहरू से डर के कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बोला मैंने? नेहरू से डर के कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेहनत कीजिए, आपका फल आपके सामने होगा। बहुत जल्द आप बहुत ऊपर तक जाओगे और फिर जब आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा फिर याद करोगे कि हाँ अपने को गुरुजी ने कुछ सही बोला था। अगर आज अपन इस मुकाम पे हैं तो उस दिन अपने मेहनत की थी, अगर मेहनत नहीं करते तो आज अपन यहाँ पे नहीं होते। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, मेहनत कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। और अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है अपना प्रोटीन निर्माण एवं प्रोटीन अपघटन। प्रोटीन निर्माण क्या होगा? इसको दूसरा बोलते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण या नाइट्रोजन स्थानांतरण। अब अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे भी अपने पास नाइट्रोजन आ रहा है जो एक पोषक तत्व है। इसी पोषक तत्व की वजह से अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 बता दिए थे, जिसमें लास्ट पढ़े थे अपन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके वो बीच में मध्य पटलिका बनाने में उपयोग होते हैं। तो वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपना डी जो पॉइंट है वो है प्रोटीन निर्माण एवं प्रोटीन अपघटन। तो अभी एक एक चीज को मैं बता देता हूँ। पहले अपन ले लेते हैं प्रोटीन निर्माण को ले लेते हैं, जिसमें मतलब नाइट्रेट से अपने पास क्या बनता है? प्रोटीन। और नाइट्रेट में क्या होता है? नाइट्रोजन। इसलिए अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक अपने न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व से रिलेटेड है।
तो नाइट्रेट से क्या होता है, नाइट्रेट जो NO3 माइनस है, NO3 माइनस, जिस नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को जो पौधे नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो नाइट्रेट से अपने पास क्या बनता है, अब टूट के मतलब प्रोटीन निर्माण में सबसे पहले क्या बनेगा, नाइट्रेट रिडक्टेज, जो क्या है एक एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या है, एंजाइम। और ये भी मतलब इसका भी एक पोषक तत्व घटक है, जो कौन सा है अपने पास, मैग्नीज। अब यहाँ पे भी अपने पास एक न्यूट्रिएंट्स का और नाम आ गया कि नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा पोषक, उसका घटक कौन सा पोषक तत्व, तो अपने पास क्या आ रहा है, मैग्नीज। अब नाइट्रेट से नाइट्रेट अपने पास आ गया, तो फिर नाइट्राइट से अपने पास क्या बनेगा, अमोनिया, NH4+। अमोनिया बन गया। अमोनिया किसकी उपस्थिति में बनेगा, नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम है, इसका घटक मैग्नीज है, इसकी उपस्थिति में अपने पास क्या बनता है, अमोनिया। फिर अपने पास क्या होगा, अमोनिया टूट के फिर अपने पास क्या आएंगे, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। तो अमीनो अम्ल के बीच में जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, उसका क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है अपने पास डाइसल्फाइड बंध, या उसको दूसरा नाम अपन पेप्टाइड बंध भी बोल सकते हैं। तो अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डाइसल्फाइड बंध या पेप्टाइड बंध। वो बंध को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। तो इसको अपने पास जेट में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपने पास प्रोटीन निर्माण में योज्य कड़ी का काम कौन करता है, तो अपन क्या लिखेंगे, सीधा सीधा अपन, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ पहले कि योज्य कड़ी कौन है, डाइसल्फाइड बंध या पेप्टाइड बंध प्रोटीन निर्माण में एक योज्य कड़ी का कार्य करते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। ये पूरा प्रोटीन निर्माण का काम कहाँ पे होता है, किसके द्वारा होता है और कहाँ पे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका निर्माण कौन करता है, निर्माण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। और इस कहाँ पर स्थान कौन सा है वो बता देता हूँ आपको। स्थान है RER। RER का मतलब अंतः परद्रवी जालिका, जो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। राइबोसोम भी आपको बायोलॉजी में एक अलग से पढ़ाया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और अंतः परद्रवी जालिका भी आप बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में आपको डिटेल से पढ़ाई जाएगी, और वहां पे भी इन चीजों का जिक्र किया जाएगा। अब अपने पास ये न्यूट्रिएंट से रिलेटेड पॉइंट है, तो अपन ने एक बार यहाँ पे इसको नॉर्मली पढ़ लिया है, और यहाँ से मतलब 3-4 क्वेश्चन बन गए आपके सामने। और जेट 1 सुपरवाइजर में सीधे सीधे क्वेश्चन उड़ जाते हैं कि नाइट्रेट से नाइट्राइट में टूटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयुक्त है, तो वो कौन सा होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज। अब आप इसी से देख लो कि नाइट्रेट किस में जा रहा है, नाइट्राइट में। तो सीधा इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, नाइट्रेट पहले आ रहा है तो पहले आ जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन बनता है अपने, नाइट्राइट से अमोनिया के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो नाइट्राइट आ रहा है सबसे पहले, तो अपन लिखेंगे इसको, नाइट्राइट पहले लिखेंगे, फिर अमोनिया लिखेंगे। तो नाइट्राइट आ रहा है सबसे पहले अपने पास, तो वो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, नाइट्राइट रिडक्टेज। और इनका घटक कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो है मैग्नीज। फिर अपने पास नाइट्राइट अमोनिया किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में अमोनिया अपने पास टूट जाता है। तो फिर अमीनो अम्ल के बीच की अपन मतलब इन अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने का भी कोई काम करता है, तो वो अपने पास कौन सा बॉन्ड है, वो है डाइसल्फाइड बंध या पेप्टाइड बंध, जिसको अपन क्या बोलेंगे, योजक कड़ी। इसके बाद अपने पास चौथा क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटीन निर्माण कहाँ पर होता है। ये प्रोटीन निर्माण होगा अंतः परद्रवी जालिका, और किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। और यहाँ से कंफर्म मैं बता दूं कि 99% एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से उठ ही जाएगा, जेट हो या सुपरवाइजर हो। इसके बाद चलते हैं अपन नाइट्रोजन स्थानांतरण या प्रोटीन अपघटन। प्रोटीन अपघटन में क्या होता है, अपने पास प्रोटीन वही अमीनो अम्ल, प्रोटीन अपने पास प्रोटीन है, वो अमीनो अम्ल में टूट जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अमीनीकरण। प्रोटीन यहाँ पे क्या होती है, इसमें अपने अमीनो अम्ल में टूट जाती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अमीनीकरण। ये भी एक आपका जेट का क्वेश्चन, सुपरवाइजर का क्वेश्चन, ICR का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोटीन जो अमीनो अम्ल में टूटती है उसे, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे अमीनीकरण। तो ये क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन स्थानांतरण की,
नाइट्रोजन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था। अब इसको दूसरी तरीके से यूं पूछ सकता है कि नाइट्रोजन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, सेम सेम ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या टिक लगाना है, अमीनीकरण। नाइट्रोजन स्थानांतरण की पहली अवस्था या प्रथम अवस्था कौन सी होगी, ये है अपने पास अमीनीकरण। फिर आगे चलते हैं अपने पास अमीनोमल, जो अमीनोमल से अमोनिया में जो अमीनोमल से अमोनिया बनेगा उस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, अमोनीकरण। ये कौन सी है, इसकी द्वितीय नाइट्रोजन स्थानांतरण की द्वितीय अवस्था। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से और फुटक हो गया कि ये नाइट्रोजन स्थानांतरण की या प्रोटीन अपघटन की द्वितीयक अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सा आंसर लगाओगे आप, वही ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, अमीनीकरण, अमोनीकरण या नाइट्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो अपने को आंसर क्या लगाना है, अमोनीकरण। फिर आगे चलते हैं अपने पास, ये पहले मैं जो अपने यूरिया का अपघटन पढ़ा था अपने, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ कि अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में बनता है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति में बनता है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है कितने टेम्परेचर पे होती है और इसके लिए कितना पीएच चाहिए, तो वो बता दूं कि टेम्परेचर इसको 30 से 35 डिग्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है जेट एंड सुपरवाइजर में। ये उपयुक्त टेम्परेचर अपने क्या होगा, 30 से 35 डिग्री, और अपने पास उपयुक्त पीएच कितनी होगी, 6.5 से 7.5। ये भी एक अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार अपने पास टेम्परेचर आ चुका, तो मान लो इस बार अपने को क्या पता उपयुक्त पीएच पहुंच ले, तो क्वेश्चन क्या बनेगा अपने पास कि नाइट्रोजन स्थानांतरण जो प्रक्रिया है उसके लिए अपने को कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर होगा अपने पास 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीएच कितना होगा 6.5 से 7.5 पीएच अपने को जरूरत होगी। अब अपन मैं बता दूं अपने दोनों, ये मैं पहले बताया था कि अपन ये पोषक तत्वों को डिटेल से पढ़ने से पहले अपन कुछ जहाँ पे मतलब ये काम आते हैं पोषक तत्व, जहाँ जो इनके इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं वो पढ़ेंगे। इस तो अपन ने अपने जो कार्य थे मैं पढ़ाना चाहता था वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैं स्टार्ट करने जाऊंगा अपने जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में अभी डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में उनको डिटेल से पढ़ाना जाऊंगा। तो अपन ने इनके मुख्य कार्य पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं अपन सीधा मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। अपने पास नाइट्रोजन, अब मैं आपको नाइट्रोजन के बारे में बताऊं तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो जेट में आ सकते हैं, सुपरवाइजर में, आईसीआर, बीएचयू, इन सब में अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। वैसे लगभग चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें 1% में कोई मतलब चीजें छोड़ूंगा नहीं। और आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि मतलब अपने सर का अपन पढ़ रहे हैं, अपने को कुछ कमी रहेगी, वो पढ़ाने में कमी करती हो और अपना क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं आपको 99.99% या 100% ही आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अपन चलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन को मुख्यतया मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतनी देर अपन ने डिस्कस किया था 3 क्लासों में, उसमें नाइट्रोजन अधिकतर नाइट्रोजन पढ़ा, और मैंने बताया कि पौधे मुख्यतया नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- के रूप में अवशोषित करते हैं। मुख्यतया NO3- नाइट्रेट। तो मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं वो मैं आपको बता दिया कि मुख्यतः नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे गन्ना है अपने पास, धान है, आलू है, या सोलनेसी बोल सकते हैं अपन, वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में भी अवशोषित करते हैं। गन्ना, आलू, धान, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। NH4+।
तो ये किसके रूप में, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। ये इनको अपन बोलेंगे अमोनिकल प्लांट बोल सकते हैं। जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में अवशोषित करते हैं उन पौधों को अपन अमोनिकल प्लांट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है कि नाइट्रोजन की एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बता दूं। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे धनायन एंड ऋणायन दोनों रूप में अवशोषित करते हैं। ये आप अपने दिमाग में छाप ही लेना। ये क्वेश्चन अधिकतर मतलब जैसे जेट का एग्जाम हर साल होता है, तो ये मान लो कि कभी कभी गलती से इस क्वेश्चन को एग्जामिनर छोड़ देता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने अभी तक पढ़ा है वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे धनायन एंड ऋणायन में दोनों रूप में अवशोषित करते हैं। एकमात्र पोषक तत्व जिसको धनायन और ऋणायन दोनों रूप में अवशोषित किया जाता है। अपने देखा है कि नाइट्रेट ऋणायन है और इधर कुछ अमोनिकल प्लांट्स अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सा हो गया, धनायन हो गया। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे धनायन एवं पौधों को धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवेलेबल या प्राप्त होता है। इसके बाद अपन चलते इसके कुछ मुख्य जो कार्य हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसके कार्य अपन देख लेते हैं। कार्य क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मुख्य कार्य मैं बता दूं, अभी अपन ने प्रोटीन निर्माण पढ़ा था। प्रोटीन निर्माण उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का ही योगदान था। तो मैं बता दूं कि नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक, ठीक है। पहला अब मतलब इसका जो मुख्य कार्य है फर्स्ट वो है अपने पास प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन सहायक होता है। अब मैं बता दूं कि नाइट्रोजन का प्रोटीन में कितना योगदान होता है। तो नाइट्रोजन अकेला ऐसा पोषक तत्व है जो 16% प्रोटीन निर्माण में अपना योगदान देता है। इसके आगे चलते हैं अपन फिर अपन ने पहले पढ़ा था वो जो पर्णहरित है उसकी जो पोरफायरिंग रिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैग्नीशियम उसका मुख्य मेन पोषक तत्व था और उसको बनाने में जो सहायक थे वो नाइट्रोजन था। तो मैग्नीशियम के बाद पर्णहरित का सहायक प्रोटीन के बाद सेकंड नंबर पे अपने पास पर्णहरित निर्माण में कौन सा पोषक तत्व आता है वो है अपने पास नाइट्रोजन। इसके बाद में आता है अपने इसका तीसरा जो मुख्य कार्य है, दूसरा कार्य अपने पास हो चुका है। पहला हो गया प्रोटीन निर्माण में सहायक और प्रोटीन में कितना योगदान होता है, इसका 16% होता है। उसके बाद आ गया अपना दूसरा कार्य कि मैग्नीशियम के बाद पर्णहरित निर्माण में ये सहायक पोषक तत्व है। इसके बाद अपन तीसरा इसका एक मुख्य कार्य और देख लेते हैं। पौधों में आपने ज्यादातर देखा होगा कि जैसे भी गेहूं है, धान है, इनमें अधिकतर जैसे गन्ना है, इनमें यूरिया का यूज किया जाता है और यूरिया से अपने को क्या प्राप्त होती है, अपने को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जो क्यों दिया जाता है, पौधों की वृद्धि करने के लिए। तो अपने पास तीसरा कार्य कौन सा हो गया, पौधों की वृद्धि में सहायक है। अपने पास तीन कार्य हो चुके हैं। पहला हो गया कि प्रोटीन निर्माण में सहायक, दूसरा कार्य अपने पास आ जाएगा मैग्नीशियम के बाद पर्णहरित के निर्माण में सहायक तत्व। उसके बाद तीसरा कार्य होगा अपने पास अपना जो पौधों की वृद्धि में सहायक है और वृद्धि को अपन ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन को अपन यूरिया के तौर पे खेतों में डालते हैं, जो अपने को पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसके बाद अपन चलेंगे आगे कमी के लक्षण।
तो अब अपन देख लेते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण देखने से पहले मैं आपको एक इस प्लांट पौधा बनाया मैंने, मेरे से जैसा बना, मतलब उससे मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो इसके सहायता से मैं आपको बता दूं कि जो कमी के लक्षण कौन से पोषक तत्व से पौधे के कौन से भाग पे दिखाई देते हैं। तो मैं बता दूं कि अपने पास है जो अपने मुख्य पोषक तत्व है, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है, वो तीनों पुरानी पत्ती निचले भाग या पुरानी पत्ती एन पी के तीनों पोषक तत्व आ जाएंगे। जो प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है तीनों तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा सेकेंडरी द्वितीय मुख्य पोषक तत्व में से भी अपने पास एक मैग्नीशियम आ जाएगा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनमें से एक अपने पास है मोलिब्डेनम। जो पांच पोषक तत्व आप देख रहे हैं, इनके कमी के लक्षण अपने को पुरानी पत्तियों पे दिखाई देंगे। इसके बाद चलते हैं अपन एक सल्फर को छोड़ के जितने भी अपने पास ये मतलब मोलिब्डेनम और बोरोन को छोड़ के जितने भी अपने पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो वो, और इसके अलावा अपने पास एक मुख्य पोषक दो द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है सल्फर। इन सभी के कमी के लक्षण अपने पास ऊपरी भाग या अपने जो नई पत्तियां होती हैं पौधों की उनपे दिखाई देंगे इनकी कमी के लक्षण। तो आप जानिए होंगे बोरोन और मोलिब्डेनम को छोड़ के टोटल जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व बचेंगे वो। इसके अलावा एक द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है सल्फर। इनके कमी के लक्षण अपने को कहाँ पे दिखाई देंगे, निचला भाग या नई पत्तियों पे दिखाई देंगे। इसके बाद में अपन जो अपने पास दो पोषक तत्व हैं, एक कैल्शियम जो क्या है द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है, और बोरोन अपने पास एक क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनकी कमी के लक्षण अपने को पौधे के शीर्ष भाग पे दिखाई देंगे। इसके अलावा अपने पास एक जिंक बच जाता है। तो जिंक के कमी के लक्षण जो टॉप होता है मतलब शीर्ष भाग है, इसके अलावा निचला भाग या नई पत्तियां और पुरानी पत्तियों तीनों जगहों पे अपने को इसके कमी के लक्षण दिखाई देंगे। जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों के ऊपरी भाग है निचला भाग दोनों जगह अपने कमी के लक्षण बताता है। इसके बाद में अब अपने नाइट्रोजन के कमी के लक्षण देख लेते हैं। तो अपने पास पहला जो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है कि अभी मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के निचले भाग पे दिखाई देंगे। तो एक तो कंफर्म हो गया कि हाँ की कमी का लक्षण अपने को नीचे वाले या पुरानी पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। तो मैं बता दूं पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना टोटली, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो जो पुरानी पत्तियां हैं नीचे वाली पुरानी पत्तियां निचले भाग में अपने पास है नीचे वाले भाग में वो टोटली पूर्णतया पीली पड़ जाएंगी। तो वो किसकी कमी का लक्षण है अपने पास नाइट्रोजन की। पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना अपने को पहला इसकी कमी का लक्षण हो गया पुरानी पत्तियों का, पौधे की पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना। इसका जो मुख्य जो कमी का लक्षण है वो है पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना। इसके बाद में एक इसका मतलब दूसरा अपन कमी का लक्षण देखे तो जैसे फूल गोभी होती है, कई बार आप देखते हो घर पे सब्जी के लिए अपन फूल गोभी लाते हैं, वो ऊपर से थोड़ी मतलब येलो इस पीले पीले कलर में अपने को मिलती है। तो वो आप समझ आना कि इस गोभी को नाइट्रोजन की मतलब कमी थी, नाइट्रोजन अच्छे से प्राप्त नहीं हुई, जिससे इसका ऊपरी भाग जो है वो मतलब व्हाइट से पीला हो गया। तो इसका दूसरा अपन कमी का लक्षण देख लेंगे। फूल गोभी में पीलापन, जिसको अपन क्या बोलेंगे आपको जेट में ये भी मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि फूल गोभी में बटनिंग या फूल गोभी का पीला होना कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो वो कौन सा पोषक तत्व है अपने नाइट्रोजन। तो फूल गोभी का पीलापन क्या कहलाता है, बटनिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग नामक विकार कौन सी सब्जी में या कौन से फ्रूट में पाया जाता है। कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो किसमें होता है, फूल गोभी में। इसके बाद में अपन आगे चलेंगे। इसकी मतलब जो नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो उससे अपने को कौन कौन से लक्षण प्राप्त होंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि एक अपने मतलब कमी के लक्षण तो पढ़ लिए। अब जो नाइट्रोजन की अगर अधिकता हो जाए पौधों में तो उससे क्या क्या लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं या कौन कौन से विकार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला अपना जो अधिकता से अपने को पौधों को जो नुकसान होता है वो है पौधों की वानस्पतिक वृद्धि। अगर अपन उसकी लिमिट से ज्यादा अगर अपन पौधों को नाइट्रोजन दे देंगे तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि है वो उसकी जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे पौधे क्या तेज हवा चलेगी तो नीचे गिर जाएंगे। इसके अलावा और भी मतलब जैसे अगर पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो उसमें दाने कम होंगे और उसका चारा ज्यादा हो जाएगा, जिससे अपने को क्या होगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो मैं बता दूं अपन नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो क्या होगा, भूसा अपने को अधिक प्राप्त होगा और दाना की कमी हो जाएगी। इसके अलावा उसके मतलब पौधा हवा से अगर लंबाई ज्यादा होगी तो ज्यादा तेज हवा चली तो वो पौधा नीचे गिर जाएगा। तो ये अपना पहला इसकी दिक्कत से जो पहला मेन पॉइंट था वो मैं आपको बता दिया कि नाइट्रोजन अधिक होगा तो भूसा अधिक होगा और दाना की कमी होगी, जिससे अपने को प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कम प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद अपने पास सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट अधिकता का मैं बता दूं कि नाइट्रोजन की अगर जो निश्चित मात्रा होती है उससे अधिक अपन अगर नाइट्रोजन पौधों को देते हैं तो उनमें मीठापन बढ़ जाता है और मीठापन बढ़ेगा तो आपको पता है मीठे के पास जो जितने भी इंसेक्ट हैं वो मीठे के पास ज्यादा आएंगे और अगर नाइट्रोजन अधिक देंगे तो मीठापन बढ़ेगा और मीठापन बढ़ने से इंसेक्ट का प्रकोप मतलब कीटों का प्रकोप ज्यादा होगा। मीठापन बढ़ेगा तो इंसेक्ट या कीट अधिक हो जाएंगे, जिससे अपने को उत्पादन कम प्राप्त होगा। तो ये देख लिया, मीठापन बढ़ेगा तो इंसेक्ट बढ़ेंगे, इंसेक्ट मतलब कीट बढ़ेंगे तो अपने आप ही उत्पादन कम हो जाएगा। इसके बाद अपन फिर से अपन फूल गोभी में चलते हैं। फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन की अगर अधिकता अपन अधिक मात्रा देंगे कमी से तो अब मेरे ने पढ़ाई दिया कि बटनिंग नामक विकार हो जाता है। इसके बाद अधिकता से अपने पास फूल गोभी में होलोहट नाम का एक विकार होता है जो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से हो जाता है। फूल गोभी में होलोहट मतलब होलोहट का मतलब होल आ रहा है तो होल का मतलब आप जानते हो छेद, और मतलब होल जैसी फूल गोभी जो फूल होता है व्हाइट कलर का उसमें होल जैसी संरचना बन जाती है। तो अपने पास पहला हो गया नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देंगे तो भूसा बढ़ेगा और भूसा बढ़ेगा तो अपने को दाने की प्राप्ति कम होगी और दाना कम होगा तो उत्पादन कम प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड है अपने मीठापन। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देंगे तो पौधों में मीठापन बढ़ेगा तो इंसेक्ट या कीट की आक्रमण ज्यादा होगा और इनका आक्रमण ज्यादा होगा तो उत्पादन में अपने आप ही कमी हो जाएगी। इसके बाद आता है अपने फूल गोभी में होलोहट मैंने बता दिया क्या होता है, तो फूल गोभी में होलोहट। हाँ, तो अभी अपना नाइट्रोजन हो चुका है और मैं आज सोच के आया था कि मैं आज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास तीनों पोषक तत्व कंप्लीट कराऊंगा इस क्लास में, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण कोई मतलब तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी है, इस वजह से आज की इस क्लास को मेरे को यहीं रोकना पड़ेगा। और आप अच्छे से मेहनत करते रहना, हमारे वीडियो को बार बार देखते रहना, और अगर आप को कोई समस्या हो अगर समझने में तो आप हमारे को यूट्यूब मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और जो बच गए आज का जो अपना टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगली क्लास में अपन फास्फोरस से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के जो पोषक तत्व है मैं कल की क्लास में उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए सॉरी। ठीक, धन्यवाद।